हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार ईएसआई मेंस के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 5 और उम्मीद करता हूँ इससे पहले के बाकी के सेट्स को आपने ज़रूर देखा होगा और आपको पता है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, यानी एग्ज़ाम्स 29 अगस्त को फिक्स है। ठीक है, अब आपके पास मात्र कह सकते हैं मुश्किल से मुश्किल 15 दिन बचा हुआ है अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए। स्टडी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अब आपको रिवीजन करना है जो भी आपने पढ़ा है, और यहाँ पे आपको टेस्ट दिया जा रहा है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में थोड़ा सा मैथ्स पे थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपका मैथ्स ही है, मैथ्स और रीजनिंग ही है जो कि आपको मेरिट डिसाइड कराएगा। ठीक है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग अच्छे तरीके से फोकस करना है। 15 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में जान लीजिए, इंडिपेंडेंस वीक सेल स्टार्ट हो चुका है जो कि फ्रेंड्स 12 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक आपका ये चलेगा, जिसमें आपको सारे कोर्सेज़ की प्राइस काफ़ी कम कर दी गई है। मात्र 99 से सभी कोर्सेज़ का प्राइस स्टार्ट हो चुका है और बेहद ही कम कीमत पर आप जो भी कोर्सेज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपको करना ये है कि हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर के आप स्टोर सेक्शन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के जो भी कोर्सेज आप लेना चाहेंगे उसकी कीमत आप देख करके वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप जा करके ले सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। ठीक है, और उसके अलावा आपको पता ही है, इसके बारे में आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदी और स्रोत, तो दोनों तरफ मैच करना है और बताइए कि क्या यहाँ पे सही होगा। तो चलिए हम एक एक करके मैच करते हैं। गंगा नदी का उद्गम अगर हम यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस तो गोमुख कह सकते हैं, यानी कि फर्स्ट का बी होगा। तो फर्स्ट का 2 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, यानी 2 का फर्स्ट के साथ, तो यहाँ पर भी मिल ही गया। आगे देखिए अगर हम इन तीनों को मैच करें, यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम होता है पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी से, तो यहाँ पे सी का 4 के साथ, सी का 4 के साथ राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसेस जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, आपको पता है कि ये वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन सी गैसेज आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया। सबसे इसमें उत्तरदायी होता है जलवाष्प, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे होगा, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होता है, यानी 1, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष में एक्चुअली होता है क्या। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको जैसे पता है कि हमारे नेत्र में, यानी कि हमारा नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है, जिसको हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है किस तरह से बनता है ये भी याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा प्रकृति होता है इसका, ये याद रखेंगे। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कह सकते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अच्छे फोकस लेंस वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जारवे कल्चर एक चाल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो कि वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल यानी चाल्कोलिथिक जो एज था ताम्र पाषाण युग को ही कहा जाता है, ये याद रखेंगे। तो जारवे कल्चर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र में। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मूसी तथा भीमा, बताइए कि किसकी सहायक नदियाँ हैं। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ऑप्शन हम बी सी को टिक करेंगे, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। अन्य सहायक नदियों के नाम को याद रखें, जैसे तुंगभद्रा काफ़ी फेमस है, तुंगभद्रा हो गया, घाटप्रभा, मालप्रभा, कृष्णा की सहायक नदियाँ। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की रोज़ाना कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रख सकते हैं, और साथ ही साथ रोज़ाना आप इस तरह से फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वन देखिए कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, जैसे सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है उसी तरह से फास्फोरस को जल में रखा जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो फास्फोरस है वो काफ़ी कम तापमान पर ही जलने लगता है, यानी क्योंकि इसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 2 पॉइंट से दोनों को पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा।
पहला पॉइंट ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 85 में भारत के महान्यायवादी के संबंध में बात की गई है। ये पॉइंट्स आपका गलत हो जाता है। 85 के अंतर्गत आपको पता है कि जो कि कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का भंग करने के संबंध में इसमें बात की गई है। और महान्यायवादी के संबंध में आर्टिकल 76 है, ठीक है, 76 भाग 5 के अंतर्गत आता है। और इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 76 के 1, ठीक है, अनुच्छेद 76 के अनुसार कह सकते हैं संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही अपना ये पद धारण करते हैं, ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 88 जो होता है, अनुच्छेद 88 के संबंध में इनके संबंध में एक बात कही जाती है कि महान्यायवादी दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो उसमें मत देने के अधिकार नहीं होता है क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट गलत था। हमें बताना सही क्या है, तो केवल और केवल 2 सही है। गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि ये सिखों के चौथे गुरु के रूप में जाने जाते हैं। ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि सिखों के चौथे गुरु रामदास थे और अर्जुन देव 5वें गुरु थे, तो पहला पॉइंट्स गलत हो गया। सेकंड पॉइंट कि गुरु ग्रंथ साहब आज जिस रूप में उपलब्ध है उसका संपादन इन्होंने ही किया था, ये पॉइंट सही है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहब का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, 1868 में प्रकाशित कौन से समाचार पत्र को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए 1878 ईस्वी में इस समाचार पत्र को अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया गया था? रातों रात इसको परिवर्तित कर दिया गया था। पहले ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसने रातों रात 1878 में अंग्रेजी साप्ताहिक परिवर्तन कर दिया, और वो है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक की बात करें तो 2 भाइयों ने मिलकर के किया था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये याद रखना है। अगला पॉइंट्स के शब्द इक्ता का मतलब क्या है? इक्ता प्रथा स्टार्ट किया गया था गुलाम वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश, जो कि गुलामों के गुलाम के रूप में ये विख्यात थे। और यहाँ पे कह सकते हैं इक्ता का मतलब ये होता है कि नगद वेतन के बदले किसी विशेष भू क्षेत्र का राजस्व सौंपना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? किस अंग के खराबी से मधुमेह रोग प्रकोप होता है? तो मधुमेह कह सकते हैं यानी कि इंसुलिन के कमी कारण, और इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पे होता है? अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजागृह का क्या नाम था? उपासना भवन या फिर पूजागृह का क्या नाम था? इबादत खाना। इबादत खाना की स्थापना इन्होंने 1575 में किया था, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? मानव घर के रूप में जाना जाता है सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? सर्वाधिक योगदान देता है तृतीय क्षेत्र, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्यरत किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952, और ये एक प्रकार का कह सकते हैं गैर संवैधानिक निकाय, इसके बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं है, और इसके अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री ही होते। मूल परिजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? मूल परिजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन होगा? अमरबेल, जिसको एक और नाम से जानते हैं कुसकुटा, ठीक है। अगला पॉइंट्स, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? इन सूक्ष्म जीवों को हम लोग अपघटक के रूप में जानते हैं। सी बिल्कुल सही आंसर है, अपघटक, ठीक है। कवक हो गया, जीवाणु हो गया, इसके अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट्स, करक्यूमिक, ठीक है, करक्यूमिक कह सकते हैं किससे पृथक किया जाता है? करक्यूमिक क्या है, तो इसका हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, हल्दी। करक्यूमिक हल्दी में पाया जाने वाला एक फिनोलिक यौगिक होता है जो कि कैंसरग्रस्त ऊतकों के मरम्मत में सहायक होता है, और इसी यौगिक तत्व के कारण हल्दी का रंग जो होता है वो पीला भी होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्चुअली आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार करते हैं, लेकिन जितने भी प्रकाश होते हैं वो सभी का सभी उपयोग नहीं करते। कुछ प्रकाश जो कि वो लोग नहीं लेते, नहीं यूज़ करते, छितरा जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समन के नाम से जाना जाता है, समन, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला पॉइंट्स,
ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी थी? ऊपर हम लोगों ने बात किया था ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, तो इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? 1837 में जोसेफ फ्यूरियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे कहेंगे सी, सिनेमा। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए। देखिए, फुल मॉक टेस्ट फिलहाल हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से नहीं प्रोवाइड करा सकते, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि आपको मैं 20 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग का भी इंक्लूड करके आपको सेट प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो 1.5 घंटे की हो जाएगी। तो हम आपके लिए बताया है ना कि आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, 2 से 3 दिन और वेट कर लीजिए, उसमें आपको फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा 10 सेट। आप आसानी से सेट लगा लीजिएगा और प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट्स, बाबर की जीत का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए बाबर की जीत की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने 1526 में पानीपत का युद्ध जीता, तो सबसे पहले यहाँ पे एक आएगा। पानीपत के युद्ध के जीतने के पश्चात अगले वर्ष उन्होंने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त किया, तो यानी यहाँ पे 4 आएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन उनके जीत का क्रम क्या था वो मैं आपको बता दूँ। उन्होंने सबसे पहले पानीपत का युद्ध जीता, उसके बाद खानवा का युद्ध जीता, उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में, और कह सकते हैं घाघरा का युद्ध उन्होंने 1500 कह सकते हैं कब होगा, तो घाघरा का युद्ध भी याद रखिएगा, कह सकते हैं उन्होंने 1529 में जीता था। ठीक है, और लास्ट में 1530 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का एक मुद्दा है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी पर अलमाटी जो बांध है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का बीच का मुद्दा है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स, 10वीं सूची के तहत लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय कौन लेता है? तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि जहाँ पे इसके बारे में अयोग्यता की बात की जाती है, जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष लेंगे, अगर विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 10वीं सूची यानी कि दल बदल विरोध कानून 1985, 52वें संविधान संशोधन, ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो आय वितरण को दर्शाता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आय वितरण। उत्तरी गोलार्ध के लिए सही युग्म की पहचान करें। उत्तरी गोलार्ध, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे सही बात करें कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, कौन सा मिलान सही है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन सबसे पहले पूछा जाता है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं शीतकालीन जो संक्रांति होती है वो 22 दिसंबर को होता है, बिल्कुल सही है, और ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून को होता है, ये भी सही है। ठीक है, और शरद विषु और वसंत विषु, जो शरद विषु होता है वो 23 सितंबर को, और बसंत विषु 21 मार्च को। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ये जो आप विषु देख रहे हैं, विषु यानी कि इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, और साल में ये 2 बार होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स की स्थिति उसको कहते हैं जब सूर्य की प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि दिन और रात दोनों बराबर अवधि के होते हैं। तो यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर वो 2 तिथियाँ हैं जहाँ पे दिन और रात बराबर होता है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सभी के सभी मिलान बिल्कुल सही है, अच्छे तरीके से मैच किया गया, कोई गलत नहीं है, तो सभी सुमेलित है। यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट्स, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक वही हैं जिन्होंने आनंद मठ की रचना की है, वंदे मातरम की रचना की है, और उनका नाम क्या है? आई होप कि आपने गेस कर लिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्न में से किसे सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद सोना के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? कॉटन यानी कि रुई को। ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि दिल्ली की जमा मस्जिद जो कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है का निर्माण किसने कराया था? बस ये याद रखिएगा, दिल्ली का जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था, जबकि आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने कराया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, याद रखेंगे। वायु निक्षेप के कारण निम्नलिखित में से कौन सी भूभाग बनता है? वायु निक्षेप के कारण निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग बनता है? उसे हम लोग लोएस मैदान कहते हैं। पवनों के द्वारा निर्मित जो होती है वो लोएस मैदान होता है। नेक्स्ट वन, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो ध्यान दीजिएगा, एल नीनो की जलधारा होती है कहाँ प्रकट होती है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि एल नीनो की जलधारा है वो किस टाइप की जलधारा है, वो कहाँ प्रकट होती है? तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा एल नीनो की जलधारा, जिसे हम लोग पेरू के तट पर देख सकते हैं। ठीक है, पेरू के तट पर, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स क्या है?
नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? एकल नृत्य होता है ओडिसी। ओडिसी, ऑप्शन डी ओडिसी। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 61 में महाभियोग के बारे में बात की गई है राष्ट्रपति के, और इन पर महाभियोग किसी भी सदन से सदन के 1/4 सदस्य से शुरू किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन से, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये आपको ध्यान रखना है 1/4 सदस्य से। कांगड़ा, लाहौल और स्पीति घाटियाँ किस हिमालय में स्थित है? कांगड़ा, लाहौल और स्पीति घाटियाँ किस हिमालय में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब हिमालय। बी को टिक करेंगे, पंजाब हिमालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? ध्यान देना है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ महिला अध्यक्ष की बात करते तो एनी बेसेंट को टिक करते, जिन्होंने 1917 का कलकत्ता अधिवेशन इन्होंने देखा था। लेकिन सरोजिनी नायडू जी हैं जो इन्होंने भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और इन्होंने 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अक्सर ये पूछा जाता है कि टोटल यानी कि 1885 से 1947 तक कुल कितनी महिलाएं थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो कुल 3 महिलाओं ने अध्यक्षता किया था, जो कि ऑप्शन सी में आप देख रहे थे, नेल सेन गुप्ता जो थी, आप उनको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ऑक्सिन से संबंधित 2-3 पॉइंट्स ध्यान रख सकते हैं। इसकी खोज डार्विन ने 1880 में किया था। पौधे के ऊपरी हिस्से में ये बनता है, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, साथ ही साथ खरपतवार को भी नियंत्रित करता है। भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी? सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909, यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में हम पहला पॉइंट देखें तो इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट की बात की तो बंगाल के गवर्नर जो पद था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, यानी कि सिर्फ गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में नामित कर दिया गया, और इनकी सहायता के लिए 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 3 नहीं, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। ये पॉइंट सही था, लेकिन ये पॉइंट हमारा गलत है, इस वजह से हमारा सेकंड पॉइंट ही गलत हो जाता है। तो केवल और केवल सही क्या है? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, केवल एक सही है। अगला पॉइंट की भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय आपका पड़ता है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता करेक्ट आंसर है। आरबीआई जो बैंक है इसका कार्य क्या है? आरबीआई बैंक का कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। बी बिल्कुल सही आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, आरबीआई का गठन यंग हिल्टन सिफारिश पर किया गया था, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 1949 में। कौन सा तत्व अपने नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं रखता है? कौन सा ऐसा तत्व अपने नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं रखता है? और एकमात्र ऐसा तत्व है जिसको हम लोग हाइड्रोजन के रूप में जानते हैं। हाइड्रोजन यानी कि आपको पता है ना, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है? द्रव्यमान संख्या में से अगर हम जो कि परमाणु संख्या घटाते हैं तब, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या लगभग दोनों बराबर है, और वहाँ से हम घटाएंगे तो एक में से एक घटेगा तो 0 ही आता है। ठीक है, अगला पॉइंट्स की किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध कहाँ से है? किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। घुमोट कहाँ का स्थानीय पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? घुमोट, तो घुमोट का संबंध गोवा से होगा, गोवा। सतुघई, ठीक है, सतुघई कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? एक सभ्यता है, वो किस देश में स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ऑक्सिस नदी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। खोज 1976 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट वन कह रहा है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कह सकते हैं जाति प्रथा का विनाश, इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और ये पुस्तक लॉन्च हुई थी 1936 में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट वन, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? ये बात किसके द्वारा लिखी गई थी? W हंटर, यानी कि सी करेक्ट होगा। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है?
तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1803 से 5 कह सकते हैं, ठीक है, 1803 से 5। तो उस वक्त लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, उस वक्त लॉर्ड वेलेस्ली का शासन था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन, तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 को। और उस वक्त वरिष्ठ जो नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि यूएनडीपी के द्वारा हर वर्ष जारी किया था, और सबसे पहले इसको 1990 में कह सकते हैं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने जारी किया था, बनाया था। और इसके अंतर्गत नहीं आता सामाजिक असमानता, लेकिन ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई कमेंट्स करके बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने 50 MCQ को कवर किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो मैंने आपको बताया कि हम लोग का कोर्सेज़ का प्राइस बहुत कम हो चुका है, जाके आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं, किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं, SI कर बैच में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जा करके जुड़ सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। मैथ्स की कोर्स लेना चाहते हैं तो मैथ्स का कोर्स भी आपको काफ़ी कम कीमत पर मिल जाएगा, जा करके ले सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।